आयकर अधिनियम 1961 में कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया है। इसलिए आयकर अधिनियम में कृषि आय के बारे में जो परिभाषा दी गई है, जो विवरण दिया गया है, उसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। अब हम इसके बारे में विस्तृत विवरण डिस्कस करने जा रहे हैं। कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया है। भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया तथा अन्य आय जो कृषि भूमि से उत्पन्न होती है, धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय मानी जाती है। कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला आय कृषि आय नहीं माना जाएगा, उसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा। कृषि आय में जो आवश्यक तत्व सम्मिलित है वो इस प्रकार है। नंबर 1, आय कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए। भूमि का होना कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो कि भूमि से संबंधित होगी। भूमि कृषि आय का सन्निकट एवं प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए, न कि गौण या अप्रत्यक्ष। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत वार्षिकी की राशि यानी अमाउंट ऑफ लाइफ एन्युटी के बदले अपनी कृषि भूमि का हस्तांतरण करता है, तो इस प्रकार होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए आय का मूल स्रोत जीवन पर्यंत वार्षिकी का अनुबंध है, न कि भूमि। सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होगी वह कृषि आय नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार भूमि के किराए की बकाया राशि पर मिला ब्याज कृषि आय नहीं है, क्योंकि उसका सन्निकट कारण किराए की बकाया राशि है, न कि भूमि। यदि भूमि पर कृषि कार्य करने के उपज से उत्पन्न की जाती है तो उसको विक्रय करने से होने वाला लाभ कृषि आय माना जाएगा। नंबर 2, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। विदेशी भूमि पर कृषि कार्यों से होने वाली आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा। नंबर 3, भूमि को कृषि भूमि कब माना जाए? यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे कृषि भूमि मानेंगे। यदि कोई भूमि निम्न तालिका में वर्णित सीमाओं में हो तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने पर भी उसे कृषि भूमि नहीं मानेंगे और ऐसी भूमि से प्राप्त आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा। कृषि भूमि की स्थिति और दूसरे भाग में हम देखेंगे ऐसे स्थान की जनसंख्या। किसी गांव अथवा शहर की नगर परिषद अथवा कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर से अधिक दूर न हो। जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1 लाख से अधिक न हो। किसी शहर की नगर परिषद अथवा कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर से अधिक दूर न हो। जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक न हो। किसी शहर की नगर परिषद अथवा कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर से अधिक दूर न हो। जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। नेक्स्ट, नंबर 4, भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना। भूमि जब तक कृषि क्रिया में प्रयुक्त नहीं की जाती तब तक भूमि की आय कृषि आय नहीं होगी और उसे कर मुक्त घोषित नहीं किया जाएगा। यदि कोई भूमि गत वर्ष से पहले कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जाती थी, लेकिन गत वर्ष में कृषि के बजाय अन्य किसी कार्य में प्रयुक्त की गई है, तो उसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि कार्य से तात्पर्य है भूमि का जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल काटना आदि। इस संबंध में आयकर कमिश्नर बनाम राजा विनय कुमार साय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि कार्यों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राथमिक कार्य, प्रिलिमिनरी वर्क। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जमीन से पौधा बाहर निकलने तक किए गए समस्त कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे भूमि को जोतना, पानी देना, बीज डालना आदि। नंबर 2, सहायक कार्य। सहायक कार्य में जमीन से पौधा बाहर निकलने के तुरंत पश्चात किए जाने वाले समस्त कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल कटाई इत्यादि आते हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार
भूमि पर प्राथमिक कार्यों को संपन्न किए बगैर केवल बाद के कार्य यदि किए जाते हैं तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। उदाहरणार्थ, स्वतः ही उग आए पेड़ पौधों, घास इत्यादि को बेचने से प्राप्त आय कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें प्राथमिक कार्य नहीं किया गया है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी किसान की खड़ी फसल को खरीद कर बाजार में बेच दे तो प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि उसने कृषि भूमि पर कोई कृषि क्रिया नहीं की है। स्पष्टीकरण: वित्त अधिनियम 2008 द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण के अनुसार नर्सरी में उगाए गए पौधों एवं पौध सैंपलिंग एंड सीडिंग्स से होने वाली आय को कृषि आय माना जाएगा, भले ही भूमि पर आधारभूत कृषि क्रियाएं की गई हो अथवा नहीं। कृषि आय के प्रकार: काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। नंबर 1, भूमि से प्राप्त किराया। यदि कोई भूमि का मालिक अपनी भूमि पर कृषि करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है और वह अन्य व्यक्ति वास्तव में उस पर कृषि करता है, तो भूमि के मालिक को इस अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाला किराया जो होगा वह कृषि आय में सम्मिलित किया जाएगा। यह किराया मुद्रा के रूप में प्राप्त हो सकता है अथवा वस्तु के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसान से उसकी उपज का 1/3 हिस्सा किराए के रूप में प्राप्त किया जाएगा तो यह वस्तु के रूप में, उपज के रूप में प्राप्त किराया भी कृषि आय कहलाएगा। नंबर 2, भूमि पर कृषि करने से प्राप्त होने वाली आय। यदि कोई व्यक्ति, भूमि का मालिक, किराएदार, भूमि गिरवी रखने वाला अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति भूमि पर खेती करता है तो खेती से प्राप्त होने वाली, कृषि क्रियाओं से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कहलाएगी। खेती करने से हमारा अभिप्राय भूमि जोतने, पानी देने, बीज बोने आदि क्रियाओं से होता है। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, प्राथमिक क्रियाओं को अनिवार्य रूप से करना है और सहायक क्रियाएं उसके निरंतरता में की जा सकती है। नंबर 3, अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से होने वाली आय। यदि कोई कृषक अपने खेत में उत्पन्न उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो साधारणतः आवश्यक होती है, तो ऐसी क्रिया से प्राप्त आय भी कृषि आय होगी। ऐसी क्रियाओं से प्राप्त आय का यहाँ अर्थ है फसल के विक्रय मूल्य में वृद्धि, होने के कारण होने वाला लाभ, जूट के पौधों से रेशा निकालना एवं उसकी सफाई करना, कॉफी या तंबाकू को विक्रय योग्य बनाना इत्यादि ऐसी ही कुछ क्रियाएं हैं। भूमि के मालिक को किराए के रूप में प्राप्त वस्तु पर ऐसी क्रियाओं को करने से होने वाली आय कृषि आय होगी, परंतु खरीदी हुई फसल पर ऐसी क्रियाओं को करने से होने वाली आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। सरसों से तेल निकालना एवं गन्ने से गुड़ या खांड बनाना तथा कपास से बिनौला अलग करना और रुई प्राप्त करना ऐसी क्रियाओं में शामिल नहीं होगा। ऐसी क्रियाओं का किया जाना उसी दशा में कृषि आय माना जाता है जबकि वस्तु को बिना इन क्रियाओं को किए हुए बाजार में नहीं बेचा जा सकता हो। साथ ही इन क्रियाओं से वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन मुख्य रूप से नहीं होना चाहिए। नंबर 4, किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आय। यदि कोई कृषक अपनी स्वयं की दुकान खोलकर अपनी पैदावार को ऊंची कीमत पर बेचता है, अधिक आय कमाता है, तो यह अधिक आय, समस्त आय उसके लिए कृषि आय होगी। किसान द्वारा अन्य व्यक्ति की फसल को बेचने से होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी, परंतु भूमि का मालिक किराए के रूप में प्राप्त उपज को अपनी दुकान पर बेचता है तो उसके द्वारा यह प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगी। नंबर 5, कृषि के काम में आने वाले मकान की आय। यदि कोई मकान कृषि भूमि से लगा हुआ है, उसके पास में है और उस मकान का उपयोग किसान के द्वारा अपने रहने के लिए या कृषि उपज के भंडारण के लिए किया गया है, तो इस मकान से होने वाली आय कृषि आय मानी जाती है, बशर्ते कि कृषि भूमि आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर देती है। इन शर्तों का उल्लेख आगे किया जाएगा। यदि ऐसे भवन का उपयोग कृषि के उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसमें आवासीय उद्देश्य के लिए अथवा
व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए किराए पर देना भी शामिल है, तो फिर इन उद्देश्यों के लिए दिए गए भवन की आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कृषि के उद्देश्यों से आशय उन उद्देश्यों से है जो ऊपर विस्तृत में बताई गई प्रथम 4 प्रकार की कृषि आय वाली मदों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे गैर कृषि आय के बारे में, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। ये वे आय हैं जो कृषि आय जैसी दिखाई देती है, परंतु यह आय कृषि आय नहीं है, क्योंकि इनमें भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं होता अथवा आय भूमि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कमाई जाती है। नंबर 1, हाट बाजार, मेले, प्रतियोगिताओं आदि से जो किसी व्यक्ति की भूमि पर आयोजित की गई हो और उस भूमि से जो इन प्रतियोगिताओं, हाट बाजार, मेलों, नुमाइशों आदि से किराया प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों व जंगलों से होने वाली आय। नंबर 3, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी फार्म आदि से आय। नंबर 4, कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया। नंबर 5, खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी। नंबर 6, कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक। नंबर 7, ईंट के भट्टों से होने वाली आय। नंबर 8, कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय। नंबर 9, डेयरी फार्म से होने वाली आय। नंबर 10, कृषि कार्यों में लगी कंपनी से किसी भी अंशधारी को प्राप्त लाभांश। 11, तालाब के सिंगाड़ों से प्राप्त आय। 12, समुद्र या झील के पानी से नमक, सोडियम निकालने से होने वाली आय। नंबर 13, कृषि फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन। नंबर 14, कृषक को फसल का अधिक उत्पादन करने से प्राप्त होने वाला सरकार अथवा अन्य संस्थाओं से इनाम। नंबर 15, कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के संबंध में प्राप्त किराए की बकाया रकम पर मिलने वाला ब्याज। नंबर 16, खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से हुई आय। नंबर 17, मछली क्षेत्रों से होने वाली आय। नंबर 18, लाख की खेती से आय। उपरोक्त सभी आय किसी भी परिस्थिति में कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि इनका भूमि से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ आय अंशतः कृषि आय से संबंधित मानी जाती है और अंशतः व्यापारिक। उदाहरण के लिए चीनी मिलों की आय व चाय के बागानों की आय। अंशतः कृषि आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाएगी। नंबर 1, चाय के उत्पादन से आय। चाय के उत्पादन में 2 क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। नंबर 1, चाय को उगाना। नंबर 2, चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया मानी जाती है। इस प्रकार चाय बागान की आय को 2 भागों में बांटा जाएगा। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय व 40% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। आय की गणना करने के लिए उन समस्त पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाता है जो मरे हुए पौधों के स्थान पर पुनः लगाए जाते हैं। इस नियम का लाभ निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर ही करदाता को दिया जाएगा। नंबर 1, करदाता ने चाय स्वयं उगाई हो। नंबर 2, करदाता ने ही चाय की शेष निर्माण प्रक्रिया पूर्ण की हो। यदि करदाता ने चाय स्वयं नहीं उगाई है तथा केवल संग्रहित एवं एकत्रित करने का कार्य ही किया है, तो उसकी आय का 60% भाग कृषि आय नहीं माना जाएगा। ओलावृष्टि से चाय की फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय मानी जाएगी। यदि कोई साझेदार चाय उत्पादन में लगी फर्म से या संस्था से वेतन या लाभ के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है, तो ऐसी राशि का 60% भाग कृषि आय माना जाएगा और शेष 40% व्यापारिक आय माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कोई कंपनी जो चाय के बागानों में के कार्य में लगी हुई है, उसकी आय तो 60% कृषि आय होगी, 40% आय व्यापारिक आय होगी, परंतु वह कंपनी यदि लाभांश का वितरण करती है तो अंशधारकों की यह लाभांश की आय बिल्कुल भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, रबड़ के उत्पादन से आय। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में रबड़ के पौधों एवं पौधों से सेंट्रीफ्यूग लेटेक्स, सेनेक्स अथवा लेटेक्स आधारित क्रैकर्स अथवा ब्राउन क्रैकर्स आदि उत्पाद बनाकर बेचने से होने वाली कुल आय का 65% भाग कृषि आय माना जाएगा और 35% भाग को व्यापारिक आय माना जाएगा। नंबर 3,
कॉफी उत्पादन से आय। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में कॉफी के पौधों एवं पौधों से प्राप्त कॉफी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय का 75% भाग कृषि आय तथा 25% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। यदि कॉफी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त कॉफी को भूनकर उसके साथ चिकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाता है एवं केवल भूनकर विक्रय किया जाए तो ऐसी कार्य से होने वाली कुल आय का 60% भाग कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक आय मानी जाती है। नंबर 4, अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय। करदाता द्वारा अपने व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु अपने फॉर्म पर उत्पन्न की गई उपज या लगान के रूप में प्राप्त उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी उपज के बाजार मूल्य में से कुल लागत को घटा दिया जाता है तथा शेष आय को कृषि आय माना जाता है। यहाँ पर बाजार मूल्य से तात्पर्य है यदि कृषि उपज सामान्यतः बाजार में विक्रय की जाती है तो उसका औसत बाजार मूल्य, और यदि उपज साधारणतया बाजार में नहीं बेची जाती है या नहीं बेची जा सकती है तो ऐसी स्थिति में जो निम्न राशियों का योग होगा उसे बाजार मूल्य माना जाएगा। नंबर 1, कृषि व्यय। नंबर 2, कृषि भूमि का लगान या किराया। नंबर 3, आयकर अधिकारी की दृष्टि में उचित लाभ की राशि। उदाहरण के लिए चीनी मिलों की आय जो स्वयं के खेत में गन्ना उगाती है, अथवा ऐसी आटा मिलें या तेल मिलें जो अपने स्वयं के खेत पर गेहूं अथवा तिलहन उगाती है। इनकी कुल आय में से एक अंश कृषि आय का होता है तथा शेष आय व्यापारिक आय या कर योग्य आय होती है। कर योग्य आय का अंश मालूम करने के लिए ही उपरोक्त विधि से करदाता द्वारा अपने कृषि फॉर्म पर उत्पादित माल का बाजार मूल्य, जिसे उसने स्वयं ही कच्चे माल के रूप में काम में लिया है, घटा दिया जाएगा। चूंकि ऐसे माल का मूल्य घटा दिया जाता है अतः ऐसे माल को पैदा करने अथवा कृषि कार्यों को करने से होने वाले खर्चों को दोबारा बाद में नहीं घटाया जाएगा। धन्यवाद।